हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किशोरी अपने बेटे माधव के लिए एक अच्छे घर की लड़की तलाश रही थी, जिसके चलते एक शाम वो अपनी पड़ोसन मीरा से कहती है। मीरा बहन, मेरे बेटे माधव के लिए किसी अच्छी लड़की का रिश्ता देखो, बेटा शादी लायक हो गया है। अरे बहन, आजकल रिश्ते मिलना कितना मुश्किल हो गया है, तुम्हें क्या ही बताऊं। पिछले महीने मेरी मौसी के बेटे की शादी थी। उसका रिश्ता जिस लड़की से हुआ था ना, उस लड़की को पहले ही किसी ने मांग लिया था। फिर उसके ससुराल वालों के पास जाकर कुछ बुराई वगैरह करवा कर रिश्ता तोड़वाया और मेरे मौसी के लड़के से करवाया। बताओ, इतना जुगाड़ लगाना पड़ता है शादी के लिए। हे भगवान, कैसे भी, चाहे जुगाड़ से या कैसे भी, बस मेरे बेटे की शादी करवा दो। किशोरी अपने बेटे की शादी के लिए परेशान होती है, क्योंकि वो जानती है गरीबों के घर रिश्ते इतनी जल्दी से नहीं आते। लेकिन कुछ दिनों बाद मीरा अपने एक रिश्तेदार की बेटी पायल का रिश्ता लेकर किशोरी के घर आती है और कहती है, अरे किशोरी बहन देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। मैं माधव के लिए अपनी एक रिश्तेदार परंपरा बहन की बेटी पायल का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैंने उसको माधव की फोटो दिखाई तो उन्होंने लड़के को पसंद कर लिया। बस इस रविवार तुम लड़की देखने चल देना। अरे सच में मीरा बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम जरूर चलेंगे। माधव के लिए रिश्ता मिलने पर किशोरी बहुत खुश होती है और आने वाले रविवार किशोरी माधव और मीरा संग परंपरा देवी के घर जाती है, जहां वो पायल को देखकर कहती है, अरे वाह, आपकी बिटिया तो बहुत प्यारी है। बहन जी, हमें तो पायल बिटिया पसंद आई। आप बताइए, आपका क्या ख्याल है मेरे बेटे माधव के लिए? बहन जी देखिए, मीरा बहन ने ये रिश्ता बताया है, गलत तो होगा नहीं, इसलिए हमें भी रिश्ता मंजूर है। भले ही गरीब है, और देखिए हम लोग गरीब है तो इतनी अच्छी शादी नहीं कर पाएंगे। हम तो आपसे भी ज्यादा गरीब हैं। माँ को मेरी शादी की पड़ी थी, अब शादी पक्की हो रही है। अब शादी के खर्चे का पता चलेगा ना, तब समझ आएगी माँ को कि गरीबों की शादी ऐसे ही नहीं हो जाती। अरे बहन जी, आप चिंता मत करिए, हम भी कोई अमीर घराने के लोग नहीं हैं। दोनों परिवार की आपसी सहमति से लड़के और लड़की का रिश्ता पक्का होता है और 1 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकलता है। शाम को जब किशोरी लड़की वालों के घर से आती है तो माधव उसे कहता है, माँ 1 महीने बाद शादी है, इतनी जल्दी सारे इंतजाम कहाँ से होंगे? और आपको पता है ना कि हमारे पास बस खाने भर के पैसे हैं, इसीलिए शादी के सारे फंक्शन कैसे होंगे? अरे तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे गरीबों के घर शादी ही होती नहीं है। अरे जैसे सभी गरीबों की शादी होती है वैसे तेरी भी होगी। मतलब कैसे होती है सभी की शादी? पैसे ही लगते हैं सब शादी में? ना ना, पैसों के अलावा जुगाड़ भी लगाते हैं गरीब। हम भी जुगाड़ों वाली शादी करेंगे तेरी। रिश्ता पक्का होने के बाद समय बहुत तेजी से बीतता है और शादी को सिर्फ 4 दिन बचे थे, जिस पर किशोरी को अब अपने बेटे की हल्दी, मेहंदी और संगीत के फंक्शन करवाने थे। तो पहले दिन हल्दी के फंक्शन के लिए किशोरी जुगाड़ लगाते हुए अपने बेटी से कहती है, माधव, मैं क्या कह रही थी, देख हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि घर के आगे इतने दिन पहले टेंट लगवा सके, तो जो ये 2 मकान छोड़कर आगे जागरण का टेंट लगा है, तेरी हल्दी वहीं कर ले। अरे माँ, किसी और के टेंट में हल्दी? हद है यार। माना गरीब है, लेकिन ऐसे जुगाड़ करने पड़ेंगे फंक्शन के लिए। करने पड़ेंगे क्योंकि हम गरीब हैं। हमारे यहाँ अलग अलग टेंट नहीं लग सकते हर प्रोग्राम के लिए। तू रुक, मैं टेंट वालों से बात करके आती हूँ। किशोरी 2 मकान छोड़कर लगे जागरण के टेंट में जाती है और वहां जाकर थोड़ी देर के लिए टेंट वाले से हल्दी का फंक्शन करने की इजाजत मांगती है, जिसके बाद कुछ देर में उसी टेंट के नीचे माधव को बैठाकर आसपास की औरतों के संग किशोरी उसकी हल्दी की रस्म करती है, जिस पर उसकी एक पड़ोसन माला कहती है, अरे बहन, ये शाम के होने वाले जागरण के टेंट में तुम अपने बेटे की हल्दी करवा रही हो? सही है, खर्चा बचा रही हो जुगाड़ करके। अरे नहीं बहन, वो हमने भी इसी टेंट वाले को हल्दी का टेंट लगाने के लिए बोला था, लेकिन इनके पास टेंट कम थे तो इन्होंने बोला कि इसी टेंट में काम चला लो, कम पैसे दे देना। अब हम गरीब, जहाँ 4 पैसे बच रहे हैं तो बचाएंगे ही ना। हाँ, पैसे तो आपके कुछ ना लग रहे। आपका बस चले तो मेरी बारात में घोड़े की जगह जुगाड़ करके गधा ही ले आओ। हल्दी का फंक्शन तो निकल जाता है, जिसके बाद अगले दिन बारी आती है मेहंदी की। उसके लिए भी किशोरी मेहंदी की कीप का डब्बा लाने से अच्छा 1 रात पहले ही बहुत सारी सूखी मेहंदी लाती है और उसको भिगोकर कीप में भरवा रही होती है। तभी वहाँ मीरा आती है और उसको ये करता देखकर कहती है, अरे वाह किशोरी बहन, जुगाड़ करने में तो तुम कम नहीं हो। अरे भरी भराई कीप खरीदने से अच्छा यहाँ खुद ही कीप भरने लगी हो।
मीरा बहन, देखो तुम तो जानती हो शादी विवाह में कितनी मेहंदी बर्बाद होती है। ऊपर से कीप महंगी आती है, सभी रिश्तेदारों को देनी पड़ती है। अब इतने अमीर तो हम हैं नहीं, इसलिए ये खुली मेहंदी ले आई। इसको कीप में कम कम भरूंगी, ज्यादा लोगों को मिल भी जाएगी और इतना खर्चा भी नहीं होगा। सही है, गरीब की शादी तो भाई जुगाड़ों के साथ ही होती है। वैसे मैं तो कहने आई थी कि मेहंदी वाली बुलाने से अच्छा है अपनी पड़ोसन माला की बेटी कोमल से मेहंदी लगवा लेना। माधव को अच्छी लगा देती है, शगुन के 21 रुपए ही दे देना बस। लड़कों को कौन सा भरे हाथ की मेहंदी लगती है। सही कहा मीरा बहन। किशोरी ने अपने बेटे की शादी के अब तक के सारे प्रोग्राम में कोई न कोई जुगाड़ लगाया था और अगले दिन मेहंदी का फंक्शन भी ऐसे ही जुगाड़ों के साथ निकलता है। माधव ने अपनी शादी की शेरवानी भी उधारी पर मांगी थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई खरीद सके। 2 प्रोग्राम के बाद बारी आती है संगीत की, जिसके लिए माधव अपनी माँ से कहता है, माँ, संगीत के फंक्शन के लिए डीजे लगवा दो। मेरे सारे दोस्त मेरी शादी में नाचना चाहते हैं तेज गाने पर। देखो शादी में इतना खर्चा तो कर ही लो माँ। बेटा, हमने बस 50,000 का कर्जा लिया है, उसमें तेरी शादी और शादी के बाद के प्रोग्राम भी करने हैं। इसलिए देख, ये डीजे फीजे हम नहीं लगवा सकते। बाकी संगीत के लिए हमारे पास एक और रास्ता है। वो क्या है? तू देखता जा, अभी मैं क्या करती हूँ। किशोरी अपने गांव के मंदिर से भजन में इस्तेमाल होने वाला माइक उधार लेकर आती है। माधव के कीपैड फोन में गाने चलाकर मोबाइल को माइक के पास रख देती है, जिससे उसकी आवाज तेज हो जाती है। ये देखकर माधव कहता है, कभी कभी तो लगता है आपको मेरी शादी की चिंता भी थी, क्योंकि सारे जुगाड़ तो आप पहले से ही सोच के बैठी हो कि कैसे क्या करना है। बेटा, अब मुझे तो सब देखना ही है ना, तेरी शादी करवानी भी जरूरी है और पैसा बचाना भी। किशोरी जितनी जुगाड़ू थी, शायद उतना ही कोई होगा जिसने अपनी बेटी की शादी के सारे फंक्शन बिना ज्यादा पैसा खर्च किए। लेकिन अब थी बारी शादी की। शादी वाले दिन सब लोग तैयार होकर खड़े थे। माधव भी किराए की शेरवानी में जच रहा था। तभी सभी बाराती निकलने की बोलते हैं, जिस पर माधव अपनी माँ से कहता है, माँ चलो, अब निकलना नहीं है क्या बारात ने? और आपने घोड़ी तो मंगवाई है ना, अब ये मत कहना जुगाड़ करके आपने घोड़ी की जगह गधा कर लिया। अरे पागल है क्या, तेरी बारात घोड़ी पर नहीं गाड़ी में जाएगी। बस तू रुक, गाड़ी अभी आती ही होगी। कुछ देर में किशोरी के घर के आगे से उसके गांव के थाने की जीप गुजरने लगती है, जिस पर किशोरी जीप को रुकवाते हुए अंदर बैठे इंस्पेक्टर से कहती है, साहब, आप माधवपुर गांव जा रहे हैं ना? मैंने सुना था आज वहाँ कोई नेता आने वाला है, तो उसी कार्यक्रम के लिए। हाँ सही सुना है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? साहब, हम बहुत गरीब हैं और आज मेरे बेटे की शादी है। उसकी बारात माधवपुर गांव ही जानी है, तो कृपया कर आप हमें अपनी जीप में वहाँ छोड़ दीजिए। इतने पैसे नहीं थे कि घोड़ी कर सकते, प्लीज साहब। अरे ये जीप है, बस नहीं, इसमें बारात कैसे आएगी? और मैं सरकारी जीप को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। साहब, बाकी सब तो सरकारी बस में आएंगे, बस मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो। किशोरी इंस्पेक्टर से बहुत मिन्नतें करती है और आखिरकार इंस्पेक्टर को मानना पड़ता है। लेकिन माधव का दिमाग घूम चुका था अपनी माँ के जुगाड़ों से। बेचारे की पूरी शादी जुगाड़ से हो रही थी। कुछ देर में पुलिस की जीप से दुल्हा और उसकी माँ बारात घर से कुछ दूरी पर उतारते हैं और उनके पीछे सरकारी बस में भरकर आए रिश्तेदार होते हैं, जो वहाँ से नाचते गाते बारात को लेकर जाते हैं और माधव की शादी पायल संग पूरे रीति रिवाजों से होती है। अब बहू को घर वापस लाने के लिए किशोरी ने एक गाड़ी बुक करी थी, जिसके कारण जुगाड़ों से हुई इस शादी का अंत तो आखिरकार अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।